हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोल्व कर रहे थे कृषि विज्ञान 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो जिसका पार्ट नंबर 11 यह रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर याद रखें, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे वो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक 10 पार्ट या फिर 11 पार्ट तक नहीं देखा है तो सभी पार्ट को क्लियर कर लेना। और याद रखिएगा, वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। चाहे कोई सा भी वीडियो हो, कोई सा भी लेक्चर हो, उसे कंप्लीट ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आप वीडियो कम देखोगे, शॉर्ट देखोगे, तो उससे आपके डाउट बढ़ेंगे ही। इसलिए यार कभी भी अगर कोई सा भी आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो तो उसे कंप्लीट ही किया करो, ठीक है। बेशक आप कम करो, लेकिन जितना भी करते हो उसे कंप्लीट किया करो, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसे हम क्लियर कर लेते हैं कि जो पर्णकुंचन मतलब लीफ कर्ल जो वायरस था, इसे किसके द्वारा संप्रेषित किया जाता है। संप्रेषित का मतलब होता है इसे फैलाया किसके द्वारा जाता है, ठीक है। तो यार अगर हम बात करते हैं इसे फैलाया, तो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसे फैलाया जाता है श्वेत मक्खी के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा संप्रेषित किया जाता है, याद रखिएगा, लीफ कर्ल वायरस को ये फैलाया जाता है व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो कि चिनोपोडियेसी निम्न का परिवार होता है। सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, गाजर, शकरकंद, पालक या फिर लेक। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है चिनोपोडियेसी, तो याद रखिएगा पालक और चुकंदर, पालक और चुकंदर, तो इन दोनों की फैमिली कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी होती है। कौन सी फैमिली होती है, चुकंदर और पालक दोनों ही यहाँ चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, हजारों बार ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर ही रखा है हर एक वीडियो में। तो अगर हम बात करते हैं फूल गोभी में विप्टेल रोग, तो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल जो रोग होता है ये किसकी तत्व की कमी से होता है, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख सकते हो, साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होता है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर याद रखना कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, जिससे कि आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाए। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो कौन सा होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश होता है। जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन लिया जाता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ये लिया जाता है उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उससे पहले याद है भारत में तो होता है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में कहाँ पर लिया जाता है, बूंदी में लिया जाता है। जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें यहाँ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है। और उत्पादकता की अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान में उत्पादन, तो उत्पादन तो कहाँ पर होता है, बूंदी में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है उत्पादकता, तो उत्पादकता यहाँ गंगानगर में होती है। याद रखिएगा, उत्पादन कहाँ पर होता है, गन्ने का, बूंदी में। और अगर आपसे पूछा था उत्पादकता, तो उत्पादकता कहाँ पर होती है, गंगानगर में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूँ की किस्म है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख सकते हो कि HD 2967, पूसा शीतल, HUB 113। तो अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है, HD 2967, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गेहूँ की, तो ये एक मोस्ट पॉपुलर किस्म है, ये भी याद रखना आपसे कई बार पूछी गई है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देरी से बोई गई गेहूँ के लिए इष्टतम बीज दर क्या रखी जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शंस तो यहाँ पर दो ही दे रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम बात करते हैं यहाँ देरी से बोई गए। तो इसको हमने पहले भी सोल्व कर रखा है कि याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है लेट सोविंग के लिए, तो लेट सोविंग के लिए यहाँ जो सामान्य बीज दर होती है, मान लीजिए गेहूं की क्या होती है, 100 किलोग्राम होती है सामान्य बीज दर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ देरी से बोई गई गेहूं के लिए, तो देरी से बोएंगे अर्थात लेट सोविंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड रेट को 25% तक इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, यहाँ 25% अधिक हम सीड का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए 100 इसका सामान्य बीज दर होती है, तो कितना यूज़ करेंगे, 125 किलोग्राम करेंगे। मतलब राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे क्योंकि इस हिसाब से भी क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न मापने के लिए कैसा है। अब याद रखिए, एक होता है एनीमोमीटर, एक होता है विंड वैन। एक होता है विंड वैन, एक होता है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का तो प्रयोग किसके लिए कैसा है, याद रखिएगा, डायरेक्ट हम इसे क्लियर करेंगे। तो एनीमोमीटर का प्रयोग कैसा है, वायु की गति मापने के लिए, विंड की स्पीड मापने के लिए, या हाँ स्पीड को मेजर करने के लिए। तो किसका प्रयोग कैसा है, एनीमोमीटर का प्रयोग कैसा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो विंड का डायरेक्शन होता है, विंड की दिशा होती है, तो दिशा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा वो मापा जाता है विंड वैन के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, विंड वैन के द्वारा यहाँ वायु की दिशा को मापा जाता है। दोबारा याद रखिएगा कि एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए कैसा है, और विंड वैन का प्रयोग किसके लिए कैसा है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वैन का प्रयोग कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आलू किस प्रकार की सब्जी होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार बताया अभी है कि आलू किस प्रकार की सब्जी होती है। याद रखिएगा, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, आलू एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। और अगर हम बात करते हैं स्टेम, याद रखें ये तो पूछा जाता है रूपांतरित तना। आलू क्या होता है, यार हाँ रूपांतरित तना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि कंद होता है, बल्ब होता है, प्रकंद होता है, फिर जड़ होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यार हाँ ट्यूबर होता है, कंद होता है। आलू किस प्रकार की सब्जी होती है, कंद होता है। और अगर आपसे पूछा था आलू क्या होता है, तो यार हाँ एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूपांतरित तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में रतवा रोग किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पर याद है रतवा रोग, रतवा का मतलब होता है जो रस्ट रोग लगता है। ठीक है, गेहूं में जो रस्ट होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। और जो रस्ट का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी किसके द्वारा फैलती है, इसका रोगजनक क्या होता है। कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब रोगजनक। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं रोगजनक, जितनी भी जो रस्ट होती है उनकी याद है पक्सिनिया क्या होती है, पक्सिनिया स्पीसीज मान लीजिए आप डायरेक्ट, पक्सिनिया के द्वारा होती है 3 प्रकार की रस्ट है। तो ये पक्सिनिया होती है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पक्सिनिया एक प्रकार का कवक होता है, कवक स्पीसीज होती है। क्या होता है, पक्सिनिया यहाँ एक कवक स्पीसीज होती है। राइट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा था गेहूं में रतवा रोग, रतवा क्या होता है, रस्ट होती है। रस्ट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है गेहूं में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये किसके द्वारा होती है, ये होती है पक्सिनिया स्पीसीज के द्वारा होती है। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पर एक साथ क्लियर किया है कि 3 प्रकार की रस्ट होती है, तीनों का कोजल ऑर्गेनिज्म रोगजनक क्या होता है, पक्सिनिया स्पीसीज होती है। अब ये पक्सिनिया होती क्या है, यार हाँ एक कवक होती है। क्या होती है, पक्सिनिया स्पीसीज, याद रखना एक कवक स्पीसीज होती है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीएम फसल भारत में उगाई जाती है। जीएम का मतलब आपको हमने पहले भी बताया है, दोबारा से जान लीजिए कि जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। कौन सी होती है, हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होती क्या है, मतलब यहाँ जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जा रहा है। आनुवंशिक का मतलब आप क्या समझते हो, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, आनुवंशिक जो गुण होते हैं, जो हमारी जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, ये किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, याद रखना जो संतति में जाते हैं माता पिता के कैरेक्टर, ये किसके द्वारा जाते हैं, ये हो जाते हैं रूपांतरित आनुवंशिक वो जो अपना गुण होता है उसके द्वारा जाता है, मतलब डीएनए के द्वारा जाता है। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है, मान लीजिए एक कोई प्लांट है, दूसरा कोई प्लांट है। ठीक है, मान लीजिए ए प्लांट से बी प्लांट में अगर कोई भी जीन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ए प्लांट से बी प्लांट में कोई भी जीन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो बी प्लांट तैयार होगा, जीन ट्रांसफ़र करने के बाद जो बी प्लांट तैयार होगा, तो इसी को बोला है यार हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल या फिर मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्यों किया जाता है, इसका रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए जीन तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपने स्पीसीज पढ़ी होगी गन्ने की। ठीक है, एक होती है बारबेरी, एक होती है स्पॉन्टेनियम। तो स्पॉन्टेनियम इनके क्या होता है, यार हाँ एक में तो शर्करा कम होती है, एक में तो क्या होती है शर्करा कम होती है, एक में ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा होती है उस स्पीसीज से हम क्या करते हैं, जो कम जो शर्करा देती है, शुगर के देता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए होता क्या है कि जो कम शुगर हमें दे रही है उसमें क्या होता है, जो शुगर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, मतलब यहाँ उससे भी हमें शर्करा बराबर मिल जाती है। तो ऐसे ही करके याद रखना, कुछ यानी अच्छे गुणों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा बीटी कॉटन का यूज़ कैसा है, भारत में किसका प्रयोग कैसा है, सामान्यतः है बीटी कॉटन का प्रयोग कैसा है, मतलब कीट प्रतिरोधी कपास का यूज़ कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है, कीट प्रतिरोधी कपास का प्रयोग कैसा है। और बीटी यहाँ पर क्या होता है,
एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। बेसिलस थ्यूरिएंसिस नामक एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था कौन सी होती है। अब यहाँ पर नाजुक का मतलब होता है क्रांतिक अवस्था, और क्रांतिक अवस्था के बारे में भी हमने आपको कई बार बताया है कि क्रांतिक अवस्था किसे बोलते हैं। आपने सभी में पढ़ा होगा कि गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाएं बताइए, मक्के की फसल में क्रांतिक अवस्थाएं बताइए, गन्ने की फसल में क्रांतिक अवस्थाएं बताइए, क्योंकि ये यहाँ इस वर्ड से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब ये होता है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं क्रांतिक अवस्था, तो याद रखिएगा फसल की वह अवस्था, किसी भी पौधे या फिर फसल की वह अवस्था जब अगर उसे सिंचाई नहीं दी जाती है, इरिगेशन नहीं दी जाती है, तो क्या होता है, उसकी यील्ड या फिर जो उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है, यहाँ उससे मिलने वाली जो यील्ड होती है या फिर जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, और इसी को बोलते हैं यार हाँ क्रिटिकल स्टेज। मतलब फसल की वह अवस्था जब उसे अगर आर्टिफिशियल सिंचाई नहीं दी जाती है तो उसे क्या होता है, यहाँ वो पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं होती है लेकिन उसकी यील्ड कम हो जाती है। इसी को बोला है क्रांतिक अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था तो कौन सी होती है, वलर निकलते हुए रेशा निकलने की अवस्था। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, वलर निकलने, वलर क्या होता है, मेल फ्लावर या फिर जो मेल इन्फ्लोरेंस होता है उसे बोला जाता है वलर, और जो फीमेल होता है उसे बोला जाता है सिल्क। टेसल या वलर तो बोला जाता है मेल को, और फीमेल को क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अरहर की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम बीज दर क्या होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछे है अरहर की बीज दर। तो अरहर की कितनी होती है बीज दर, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा कि 12 से 15 होती है, 80 से 100 किलोग्राम होती है, 30 किलोग्राम होती है, फिर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि अरहर की सीड रेट प्रति हेक्टेयर क्या होती है, 12 से 15, 80 से 100, 30 या फिर 5। तो अगर हम बात करते हैं अरहर की जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर, ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओटाई किसकी प्रक्रिया होती है, जिनिंग। याद रखें इसको इंग्लिश वर्ड क्या होता है, जिनिंग, ओटाई या जिनिंग। तो अब याद रखिएगा जिनिंग, जिनिंग का संबंध किससे होता है, आप सभी को पता है कपास से होता है। किससे संबंध होता है यार, जिनिंग या ओटाई का संबंध ये होता है कपास फसल से होता है। अब यही तो आपको बताना है कि जिनिंग होती क्या है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओटाई क्या होती है। रेसे अलग करने की विधि होती है, रेसे सड़ाने की एक विधि होती है, रेसे की श्रेणीकरण की होती है, या फिर रेसे के शुष्कन की अवस्था होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि ओटाई होती क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ओटाई या जिनिंग, तो ये क्या होती है, यहाँ रेसे अलग करने की अवस्था होती है। क्या होती है ओटाई, या ओटाई में हम क्या करते हैं, रेसे को अलग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राथमिक पादप पोषक तत्व में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एनपीके होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, फेरस मैग्नीशियम जिंक होता है, फिर कॉपर व मोलिब्डेनम होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व तो प्राथमिक तो कौन से होते हैं, एनपीके होता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व तो प्राथमिक तो कौन से होते हैं, एनपीके होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीयक पोषक तत्व तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, एनपी और के होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से, कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्पन छोर गलन रोग हो जाता है। तो याद रखिए अगर आपसे पूछा था पुष्पन छोर गलन तो सबसे पहले आप बताइए जल्दी से कि टमाटर में होता है, बैंगन में होता है, बरसी में होता है, फिर ज्वार में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कैल्शियम की कमी से कौन सी ऐसी फसल है जिसमें पुष्पन छोर गलन रोग हो जाता है, टमाटर में, बैंगन में, बरसी में या फिर ज्वार में। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं पुष्पन छोर गलन तो ये होता है यहाँ टमाटर में हो जाता है। किस में हो जाता है, याद रखिएगा टमाटर फसल में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग होता है। तो याद रखिएगा अर्गट, तो अर्गट एक कॉमन क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करते हैं अर्गट तो यहाँ अर्गट होता है बाजरे में, किस में होता है, पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। याद रखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग होता है, ये होता है बाजरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण उपकरण होता है। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए कैसा है, इसका प्रयोग कैसा है, मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए। किसका प्रयोग कैसा है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए कैसा है, मतलब मॉइस्चर की गणना करने के लिए इसका प्रयोग कैसा है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोफरी चिप्सोना फर्स्ट किसकी किस्म होती है। तो नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी कोफरी आ जाए, कोई सी भी ऐसी वेराइटी है जिसके आगे कोफरी ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो किसकी होती है, आलू की होती है, पोटैटो की होती है। किसकी होती है, आलू की होती है, पोटैटो की होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कोफरी चिप्सोना फर्स्ट है तो किसकी होती है, आलू की होती है। इसके साथ साथ यहाँ इसका जो मेन पर्पज़ होता है इसको ग्रो करने का, ये होता है यहाँ चिप्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कोफरी चिप्सोना फर्स्ट का, इसका जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, यहाँ चिप्स को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICR किसका पूर्ण स्वरूप होता है। मतलब ICR की जो फुल फॉर्म होती है ये होती क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ICR, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिमोर्सिंग होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगा, या फिर इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं ICR की फुल फॉर्म, तो ICR की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड ईयर, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ICR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और अगर हम बात करते हैं इसको जो एस्टेब्लिश्ड या फिर इसकी स्थापना वर्ष कब थी, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ICR कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा था 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो इसका आपसे पूछा गया 10वां भाग, तो आप क्या करोगे, इसमें 10 का भाग दे दोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 0 से 1 0 कट गई, तो आपका राइट आंसर क्या है कि 1000 वर्ग मीटर होते हैं। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है 1 हेक्टेयर का 10वां भाग, तो आप पहले तो आपको क्या करना है कि 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 का इसका 10% निकालना है। तो क्या करोगे आप, 10 का भाग दे दोगे, तो 10 में से क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मतलब याद रखिएगा, 10वां भाग कितना होता है, 1000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बाउस्टन है एक। तो बाउस्टन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं बाउस्टन, तो यहाँ बाउस्टन का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, फंजीसाइड के तौर पर। किसके लिए कैसा है, यहाँ फंजीसाइड के लिए इसका प्रयोग कैसा है, सेल को ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ बाउस्टन का प्रयोग कैसा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब